चलिए आज 500 साल के इतिहास का एक सफर करते हैं, एक ऐसे शहर का जो साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने का गवाह रहा। हम बात कर रहे हैं दशपुर की, जिसे आज हम मंदसौर के नाम से जानते हैं। आइए देखें कि 700 से 1200 ईस्वी के बीच इस एक शहर ने भारत के इतिहास को कैसे देखा और कैसे उसे शेकिल दिया। तो हमारी ये कहानी शुरू होगी दशपुर की गलियों से, और हम देखेंगे कि कैसे एक रणनीतिक केंद्र बना। फिर हम राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के दौर में चलेंगे, वहां से परमारों के शानदार स्वर्ण युग को महसूस करेंगे, उनके पतन के कारणों को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि कैसे उसी जमीन पर एक नए युग की सुबह हुई। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दशपुर इतना अहम क्यों था। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि समझिए कि एक ऐसा चौराहा था जहां कई बड़े बड़े साम्राज्यों की किस्मत का फैसला हुआ। ये सवाल वाकई दिलचस्प है ना? और दशपुर की कहानी इसका सीधा सा जवाब देती है। देखिए, ये शहर मालवा के पठार पर उत्तर भारत और दक्कन के ठीक बीच में था, एक तरह का गेटवे। और बस इसी वजह से ये हमेशा से मध्यकालीन भारत की बड़ी शक्तियों के लिए सत्ता का केंद्र बना रहा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खालीपन से, एक पॉलिटिकल वैक्यूम से। महान राजा यशोधर्मन, जिन्होंने विनाशकारी हूणों को हराया था, उनका साम्राज्य अब बिखर चुका था, और इस खालीपन को भरने के लिए वल्लभी के मैत्रक, माहिष्मती के कलचुरी और बदामी के चालुक्य जैसी ताकतें आपस में लड़ने लगी। और अब कहानी में एंट्री होती है दो महाशक्तियों की, दक्कन के राष्ट्रकूट और उत्तर के गुर्जर प्रतिहार। ये दोनों ही दशपुर के राजनीतिक मंच पर उतरते हैं, और इनके आने से इस इलाके में संघर्ष और स्थिरता दोनों का एक नया दौर शुरू होता है। ये टाइमलाइन हमें सत्ता के इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, पहले राष्ट्रकूटों का असर रहा, फिर लगभग 200 सालों तक गुर्जर प्रतिहारों ने राज किया, और इसी के बाद इसी जमीन पर मालवा के महान परमारों के उदय की नींव रखी गई। इन दोनों ही साम्राज्यों ने दशपुर पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। राष्ट्रकूट अपने साथ दक्कन की संस्कृति लाए, पाशुपत शैव धर्म को बढ़ावा दिया, जिसका जिक्र हमें इंद्रगढ़ के अभिलेखों में मिलता है। दूसरी तरफ गुर्जर प्रतिहारों ने इस इलाके को सिंध से हो रहे अरब हमलों से बचाया और एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, जिसके सबूत प्रतापगढ़ के शिलालेखों में आज भी मौजूद हैं। राष्ट्रकूटों के असर को समझना हो तो उनकी रॉक कट वास्तुकला को देखना होगा। दशपुर के पास धमनार में जो मंदिर हैं, वो सीधे सीधे एलोरा के मशहूर कैलाश मंदिर से प्रभावित लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे राजनीतिक कंट्रोल के साथ साथ कला और संस्कृति का भी लेनदेन होता था। चलिए अब चलते हैं दशपुर की कहानी के सबसे सुनहरे पन्ने पर। ये वो वक्त था जब परमार वंश ने इस इलाके को न सिर्फ आज़ाद कराया, बल्कि इसे संस्कृति और कला के एक ऐसे शिखर पर पहुंचाया जिसे आज भी याद किया जाता है। परमाणु का उदय बड़ा ही नाटकीय था। सियक द्वितीय ने न सिर्फ राष्ट्रकूटों की गुलामी से खुद को आज़ाद किया, बल्कि उनकी राजधानी मान्यखेट पर हमला करके अपनी ताकत का लोहा भी मनवाया। यही नहीं, उन्होंने हूण प्रमुख जज्जब को हराकर हूणों की बची खुची ताकत को भी खत्म कर दिया। इससे उनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। अच्छा, राजा मुंज और खासकर राजा भोज के दौर को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी दौरान पूरा मालवा एक हुआ, कला और साहित्य का खूब विकास हुआ, और एक स्थिर इकोनॉमी ने व्यापार को बढ़ने का पूरा मौका दिया। सच में ये इस क्षेत्र के लिए एक बेहद खुशहाली का दौर था। लेकिन हर सुनहरे दौर का अंत तो होता ही है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां परमारों की इतनी बड़ी शक्ति अंदरूनी कमजोरियों की वजह से बिखरने लगती है, और यही चीज बाहरी ताकतों के लिए दरवाजे खोल देती है। राजा भोज की मृत्यु एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनके बाद कोई मजबूत राजा नहीं आया, और पूरा साम्राज्य स्थानीय गुहिल और चाहमान सामंतों में बंट गया। इस अंदरूनी फूट ने सदियों में पहली बार दशपुर को बाहरी हमलों के लिए बेहद कमजोर बना दिया। और परमारों की यही अंदरूनी फूट बाहरी हमलावरों के लिए एक तरह का न्योता बन गई। 1226 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का हमला तो बस एक शुरुआत थी। असली और निर्णायक जीत लगभग 1314 में अलाउद्दीन खिलजी को मिली, जिसने इस इलाके में सदियों से चले आ रहे हिंदू शासन का अंत कर दिया। हमारा आखिरी पड़ाव दशपुर के एक नए रूप पर है। ये वो दौर है जब दिल्ली सल्तनत के आने के बाद इस शहर का चेहरा, इसकी पहचान, सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। इस बदलाव को समझने के लिए स्पोलिया शब्द बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है पुरानी इमारतों के मलबे को नई इमारतों में इस्तेमाल करना।
मंदसौर का किला टूटे हुए हिंदू और जैन मंदिरों के पत्थरों से बनाया गया था। ये सिर्फ एक बनाने की तकनीक नहीं थी, बल्कि ये जीत का और एक संस्कृति पर दूसरी संस्कृति के हावी होने का एक बहुत बड़ा प्रतीक भी थी। तो मंदसौर का किला वो सिर्फ एक फौजी ढांचा नहीं है, वो असल में पत्थरों में लिखा हुआ इतिहास है, एक पुराने युग के अंत का और एक नए युग की शुरुआत का। दशपुर की ये लंबी कहानी हमें मध्यकालीन भारत में ताकत, संस्कृति और संघर्ष के बदलते चक्रों का एक जीता जागता उदाहरण देती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक ऐसी इमारत जो अपने ही अतीत के खंडहरों पर खड़ी है, वो हमें जीत के असली मतलब और विरासत के बनने बिगड़ने के बारे में आखिर क्या सिखाती है।